आज के शो में। निजी हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर फ्रॉड, नैब रावलपिंडी की बड़ी रिकवरी, मुल्जिम लकी अली की जानिब से 1 अरब 95 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज नाज़रीन आपके सामने जो हमने कुछ दिन कबल रखा था कि नैब रावलपिंडी की रिकवरीज और जो सजाएं इस वक्त कन्विक्शंस हुई हैं उसकी पूरी फहरिस्त रखी थी। उन फहरिस्त में से एक इम्पॉर्टेंट केस आपके सामने रखेंगे। ये हाउसिंग स्कैम्स के अंदर अगर कहा जाए तो अब तक की नैब की सब में बड़ी रिकवरीज में इसका शुमार होता है। ये नैब रावलपिंडी की तरफ से ये रिकवरी की गई और इस रिकवरी के अंदर एक शख्स जिसका नाम लकी अली है, उस शख्स से ये सारी रिकवरीज 1 अरब 95 करोड़ रुपए की तकरीबन बनती हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स, प्ली बार्गेन, ये हाउसिंग सोसाइटीज की आती। आज भी हमने सुना है इसकी चेक डिस्ट्रीब्यूशन या इस वक्त मामला आगे बढ़े हैं। प्ली बार्गेन जो 19/6/2020 की है, जो कोर्ट से अप्रूव हुई, वो भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे आज स्क्रीन के ऊपर। पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो शख्स है लकी अली, जिसका नाम मियाँ वसीम भी है, जो कि एक फिल्म स्टार भी कहते हैं कि है, इस पर इल्ज़ाम क्या था ये आपके सामने रखते हैं। पहले इल्ज़ाम ये था कि तकरीबन 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो रिहायशी स्कीमों के नाम पर तकरीबन ये 8,500 से ज़्यादा लोग हैं, 9,000 अफराद हैं जो कि इफेक्टीज हैं, जिनको ये प्लॉट या इस वक्त बेचे गए और कहा गया कि डेवलपमेंट होगी। ये 11 मुख्तलिफ नामों से हाउसिंग स्कीमों की तशहीर जो है होती रही और सादा लो आवाम से पैसे लूटे जाते रहे। और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड में एक भी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। यानी एनओसी जो होता है, ये बार बार आपको बताया जाता है कि आप जब भी कोई हाउसिंग समझते हैं या हाउसिंग स्कैम में आगे बढ़ते हैं तो पहला सवाल जो चेकलिस्ट आती है कि आया उसका जो लेआउट प्लान है, उसकी जो एनओसी है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसको रेगुलेटरी बॉडी से मिला है या नहीं मिला है। तो यहां पर आरडीए से ये कोई भी सोसाइटी अप्रूव नहीं थी। इन सोसाइटीज के अंदर जो नाम शामिल थे उसमें नेशनल गार्डन, डिफेंस वैली, दमियाल रोड, नेशनल टाउन, गिरजा रोड, न्यू इस्लामाबाद सिटी, डिफेंस व्यू, इसी तरह सर सैयद टाउन, धमियाल रोड, धमियाल सिटी, सर सैयद गार्डन, नेशनल वैली शामिल हैं। ये तकरीबन 11 सोसाइटीज़ बनती हैं जिन सोसाइटीज़ को बेचा गया और इन सोसाइटीज़ के नाम पर जो है पैसे या प्लॉट्स बेचे गए और ये कहा गया कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट हुई नहीं। नैब ने जो ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अप्रूव की वो भी आपके सामने रखते हैं। नैब ने साल 2018 में 10/8/2018 को ये नैब की तरफ से ये केस अपग्रेड होकर एक इन्वेस्टिगेशन की सूरत इख्तियार कर गया था और 12/4/2019 को नैब ने ये इस वक्त सीमा कैसर नाम के जो एसिडेंट डायरेक्टर हैं उनको ये इस वक्त जो है ये केस आगे उनको सौंपा था। 8,517 नैब बताती है कि इफेक्टिव हैं। 2018 में सबसे पहले इंक्वायरी अप्रूव हुई है, फिर 10/8/2018 को ये इन्वेस्टिगेशन बनी है और ये इस अहम तरीन मामले के अंदर, जिस तरह मैंने बताया, जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाई के अंदर ये बताया गया जी कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे फ्रॉड हुआ है। जब प्ली बार्गेन की दरख्वास्त नैब रावलपिंडी की तरफ से एहतसाब अदालत को पेश की गई, इस दरख्वास्त की बाकायदा मंजूरी ऑनरेबल जज मोहम्मद बशीर साहब ने दी और 1 अरब 95 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन ये 19/6/2020 को अप्रूव हुई और ये इस तरह जेल जाने से बच गए। इनका असल नाम है मियाँ वसीम उर्फ लकी अली। इनका मुस्तकबिल में अगर कोई भी फ्रॉड इसमें लिखा गया, अगर कोई भी फ्रॉड सामने आता है तो इस पर अलग से कार्रवाई होगी, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा। और नैब को रिकवरी की हद तक जो भी बड़ी कामयाबी मिलती है वो मुल्जिमान से प्ली बार्गेनिंग की सूरत में मिलती है। ये एक फैक्ट है और सुप्रीम कोर्ट में ये सब साबित करने के लिए ज़्यादा वसाइल और महारत दरकार होती है, ये इस वक्त नैब हुक्काम ने उस वक्त कहा था। और नैब के लिए बेहतर यही है कि मुल्जिम से तस्लीम करा के, उससे पैसे यानी एतराफ़ जुर्म करा के उससे प्ली बार्गेन करें अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस। और नैब हुकाम ने कहा कि लकी अली से रिकवर की गई रकम मुतासिन को वापस की जाएगी और आज इस हवाले से कोई हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है। दौरान तफ्तीश लकी अली से ये सामने बात आई थी और नैब ने इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि ये मामला ये तनहा ये काम नहीं हो रहा था, इसमें इसके साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी शामिल थी। इन बड़ी सोसाइटीज़ ने लकी अली के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बाद ज़मीन पहले ही अपने कब्जे में ले ली थी और नैब ने अपनी प्ली बार्गेन को सिर्फ लकी अली की हद तक ही महदूद रखा। अब इस प्ली बार्गेन एप्लीकेशन में अगर हम देखें, जिस तरह हमने कहा कि 8,517 इफेक्टिव थे, तकरीबन 11 सोसाइटीज़ थी जो एनओसी जिनकी शामिल नहीं थी और जिस तरह मैंने उनका नाम बताया आपको, एनओसी के बगैर ये सोसाइटीज़ आगे बेची गई। ये कहा गया जी कि तमाम सोसाइटीज़ इलीगल थी, वर एडवर्टाइज विदाउट हैविंग अप्रूवल, एडवर्टाइजमेंट भी दी गई विदाउट अप्रूवल फ्रॉम एनी कंसर्न्ड
competent authority and just was an eyewash to defend public at large। यानी ये बड़े पैमाने पर आम इंसान को, पब्लिक एट लार्ज को धोखा दिया गया, बहुत बड़ी आवाम को। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब समन किया गया मियां वसीम साहब, लकी अली साहब को, who joined the investigation and voluntarily offered to return the ill-gotten money through plea bargain under section 25, यानी जब बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एतराफ़ जुर्म करके इन्होंने कहा जी कि जेल से बचने के लिए वो पैसे वापस करना चाहते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं जी कि नैब क्या कर रहा है, नैब क्या कर रहा है। तो ये केस एज एन एग्जाम्पल आज हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जब 11 हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेचा गया जाली तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो किस तरीके से उस मुलजिम ने जाके नैब के सामने ये कहा कि हाँ मैंने जुर्म किया है और मैं पैसे वापस करने को तैयार हूँ। 1 अरब 95 करोड़ रुपए की रिकवरी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि फिर इफेक्टिव्स को भी मिलना शुरू हुई इस पूरी सूरत हाल पे, क्योंकि हमने देखा कि चेयरमैन नैब बार बार कहते रहे और वो खुद भी मुतासर हुए हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्कैम से। अपनी मिसाल भी उन्होंने दी थी कुछ दिन कबल, क्या कहा था अपनी मिसाल देते हुए, लेट्स से दिस। मैं जब सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुआ तो वहाँ से काफ़ी पैसे मुझे मिले, तो मैंने कहा कि एक प्लाट मुझे ले लेना चाहिए। तो एक सोसाइटी की ऐड आई हुई थी, ब्रोशर भी था उसका, ब्रोशर में आबशार भी थे, मसाजिद भी थी, टेनिस कोर्ट भी थे, जिम भी थे, शॉपिंग सेंटर भी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शर्त ये है कि जब आप इकट्ठे पैसे देंगे तो बैलेटिंग नहीं होगी। तो मैंने उन्हें 45 लाख रुपए दिया। आज तक में मुझे प्लाट मिला और 45 लाख रुपए वापस मिले। नाज़रीन, ये मामला इस वक्त है जिस तरह एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला आपको दिखा रहे हैं। चेयरमैन नैब की तरफ से इन रिकवरीज के बारे में जो हाउसिंग सोसाइटी से हुई हैं, इस बारे में 2.5 अरब की एक रिकवरी जिसके बारे में नैब ने रिसेंट स्टेटमेंट भी दी थी, वो क्या थी वो भी सुन लेना सर। रिसेंटली आप ये देखें कि लाहौर रीजन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ 2 साल के अंदर एक हाउसिंग स्कीम से 2.5 अरब की रिकवरी हुई और 2.5 अरब हमने उनके जो मुस्तहकीन थे उनमें तकसीम कर दी। कोई और क्रेडिट नैब को मिले या न मिले, नैब ने गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, लावारिस की सारी उम्र की कमाई का चेक जब उनके हाथ में आया तो उनकी आंख में जो उम्मीद की रोशनी थी, जो एक आस थी, जो एक उम्मीद का दिया जल रहा था, आप यकीन करें कि नैब की और मेरी सारी मेहनत जो है उस लम्हे पे पूरी हो। तो जो उम्मीद की किरण थी और जमा पूंजी होती है नाज़रीन, ये जो सारा पैसा होता है, ये लोगों का पैसा होता है, ये जो 11 हाउसिंग सोसाइटीज़ इनका आज हम आपको ये रेफरेंस दिखा रहे हैं, ये जो प्ली बार्गेन दिखा रहे हैं, एप्लीकेशन है फॉर प्ली बार्गेन। तो इसमें नेशनल गार्डन, डिफेंस वैली, नेशनल टाउन, गिरजा रोड, न्यू इस्लामा सिटी, अब इसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट ये पैसे लगाए होंगे, सर सैयद टाउन, धमियाल रोड, सर सैयद गार्डन, नेशनल वैली, ये तमाम जो सोसाइटीज़ है जो जिनका नाम है प्ली बार्गेन में, इन सब पे लोगों ने पैसे लगाए और ये सारा पैसा डूब गया। वादा ये हुआ कि ये पैसा जो है डेवलप करके दिया जाएगा आपको प्लॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मामले के अंदर आज समझने की कोशिश भी करेंगे कि 1 अरब 95 करोड़ की अमाउंट कैसे बनी, सामने आई, असल अमाउंट कितनी थी, क्या इसमें प्रॉफिट्स भी शामिल हैं, और इस हवाले से मजीद कानूनी नुकात और नैब की इन्वेस्टिगेशन सनसनीखेज हकाइक जो हैं वो क्या हैं, और ऐसी हाउसिंग सोसाइटी से बचने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन। क्योंकि जो आप लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर पब्लिक एट लार्ज की बात करता है नैब और हम देखते हैं कि इस तरह के स्कैम सामने आते हैं, जब 11 हाउसिंग सोसाइटीज़, एक आदमी ये तशहीर करके बेच देता है कि ये असली हाउसिंग सोसाइटी है और एक आदमी का पैसा फंस जाता है, डूब जाता है, जमा पूंजी डूब जाती है, तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए बतौर अवाम। इस तरह के और केसेस भी नैब के पास क्या हैं और क्या नहीं है, इस इंपॉर्टेंट केस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन ये सब कुछ एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब के अंदर अहम तरीन सवालात और एक अहम आपके सामने प्ली बार्गेन की स्टोरी रख रहे हैं। किस तरीके से प्ली बार्गेन हुआ। 1 अरब 95 करोड़ रुपए की अमाउंट है, जो तकरीबन 8,500 से ज्यादा इफेक्टिव हैं। और ये आपको बताते चलें, ये स्कीम 1990 में अनाउंस हुई थी, 11 हाउसिंग स्कीम्स थी, और इन 11 हाउसिंग स्कीम्स को बेचा गया, प्लॉट बेचे गए, डेवलपमेंट हुई नहीं। ये रकम जो टोटल लायबिलिटी बनती है, जो लकी अली साहब हैं, इन्होंने कहा जी मैं फ्रॉड नहीं हूं, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है उनके मौक़िफ़ के लिए, लेकिन हम जो आपके सामने ये केस रख रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि नैब की कारकर्दगी जो रही इसमें कि 1 अरब 95 करोड़ रुपए मुलजिम ने वापस किए। ये रकम जो टोटल लायबिलिटी बनती है, उसने कहा जी कि 1 अरब 4 करोड़ बनती है, मैं वापस कर रहा हूं 1 अरब 95 करोड़। अब इसकी वजह क्या है इस वक्त मुसद्दिक अब्बास साहब, और इस केस को आपके इनसाइट्स इस बारे में क्या है। साबिक डीजी नैब हमारे साथ मौजूद हैं और शाह खावा साहब साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए होंगे। अब्बास साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि ये 1.04 बिलियन जो लायबिलिटी बनती है और जो पे की जा रही है 1.95 बिलियन, ये किस तरह मुमकिन हुआ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान, थैंक यू वेरी मच। ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट लोगों की थी वो 1.04 बिलियन से जो आपने पॉइंट आउट की केस के अंदर जी। लेकिन क्योंकि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट तो इन्होंने करना था और इसकी जो प्रोसीड्स थी जहाँ से इन्होंने इसको लकी साहब ने इसको कमाया हुआ पैसे को, वो नैब ने बड़ी इंटेलिजेंटली इसको कैलकुलेट किया और करने के बाद इनसे अमाउंट जो रिकवर की है वो 2 बिलियंस की है। इस रकम को जो इस्तेमाल करके उन्हें फ़ायदा उठाया, वो प्रोसीड जो है वो नैब ने रिकवर किए हैं। और ये बड़ा कम होता है क्योंकि इसमें जो लॉ इजाज़त देता है वो काइबॉर सिस्टम है, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसके हिसाब से खास फिक्स्ड आप परसेंटेज पे इंटरेस्ट लेके लेना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व थी, नैब ने अपना किरदार बड़ा इंटेलिजेंटली और बड़ा अच्छे तरीके से अदा किया कि उन्होंने एक तो 2 काम किए। एक तो आप ये आज से तकरीबन 1 साल पहले ये रिकवरी शुरू हुई और नैब ने, होता ये है कि लोग जो तेज लोग होते हैं ना, द पीपल आर वेरी फास्ट, वो इस पैसे को ऊपर तक पहुंचा देते हैं और राइट लेफ्ट बांटते हैं और फिर अपना डिफेंस तैयार करने की कोशिश करते हैं। नैब ने ये किया कि इन्होंने प्ली बार्गेन कोर्ट के पास नहीं लेके गए। उन्होंने कहा पहले आप अपनी ये पूरी जो लाइबिलिटी है ये मुकम्मल करो, जब आप मुकम्मल करेंगे तो हम आपकी प्ली बार्गेन कोर्ट से जो है ना इफेक्टिव करवाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट इंडोर्स ना करे उस वक्त तक जो है ना वो प्ली बार्गेन इफेक्टिव नहीं होती। सही। और तो नैब ने यहाँ भी बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया। और यही बात मुस्तफा, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है इस पर द अक्यूज है, जो इसकी एप्लीकेशन थी फॉर अप्रूवल ऑफ प्ली बार्गेन, जो कि इस पर इन द ऑनरेबल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद में जमा हुई थी, वहाँ उसने लिखा कि द अक्यूज्ड हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी बाय सबमिटिंग द पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ चेयरमैन नैब अमाउंट ऑफ 1.95 बिलियन। तो ये पे ऑर्डर की सूरत में दे दी गई थी 1.95 बिलियन। जी ऐसे ही है और ये कैलकुलेट करके मुकम्मल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट होता है चेयरमैन नैब का। अच्छा। सेंट्रल ट्रेजरी में सारा पैसा रीजनल का भी वहीं पे जाता है और वहीं से चेक इशू होते हैं। आज जो चेक इशू होंगे फैक्ट्रीज को, तो उसमें चेयरमैन नैब के साइन होंगे, ताकि किसी किस्म का जो है ना वो करप्शन लोअर लेवल पे नैब में रीजनल लेवल पे ना हो सके। तो इसको उस चीज को सेंट्रलाइज रखा गया और वहीं पे चीजों को मॉनिटर किया जाता है। तो ये आज जो है ना वो चेक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और शाह खाबा साहब से भी मैं शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। शाह खाबा साहब, आप मुझे बताइएगा, ये जो नैब, अक्सर हम कहते हैं कि आप क्योंकि खुद भी रहे हैं इस प्रोसिक्यूशन में, तो क्या नैब कर क्या रही है, तो ये बड़ी बात है। चेयरमैन नैब ने भी कहा कि ये अक्सर लोग नहीं बताते कि किस तरह जिन लोगों का पैसा फंस जाता है हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्पेशली, और जो आज हम केस कर रहे हैं ये 11 हाउसिंग सोसाइटीज़ थी और जिनको बेचा गया प्लॉट 1990 से बेचा जा रहा था और डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो उनकी अमाउंट 1.95 बिलियन नैब पिंडी ने रिकवर करी और फिर अब वापस भी हो रही है फैक्ट्रीज को। आप किस तरह देखते हैं इसको शाह खाबा साहब? जी, एक तो पहले मैं ये बता दूं कि मेरा एक मिसकंसेप्शन है कि मैं नैब का कभी भी प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। मैं एक केस में एक प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट हुआ था, लेकिन एनी हाउ आपका जो सवाल है वो ये है कि ये इसके इक़दाम को किस नजर से देखा जाए, तो मैं बिल्कुल इस बात पे बरमला ये कहूंगा कि ये नैब का बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि हेलो जी, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि नैब के कॉग्निजेंस में एक बात है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, गो के जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये कोई पब्लिक एंटिटीज नहीं होती, ये प्राइवेट होती है, लेकिन चूंकि ये एक वसी पैमाने पर लोगों को जो है वो उनकी रकम से महरूम किया जाता था और बड़ा अरसा वो इस्तेमाल होते थे पैसे और वो फिर दर बदर की ठोकरें खाते थे। तो ये एक अच्छा इक़दाम है नैब का कि उन्होंने ये कॉग्निजेंस ली और उसमें जितने इफेक्टिव्स थे, आप जैसे बता रहे हैं कि वो कितने अरसे से उन्होंने 8,517 इफेक्टिव्स थी जी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। देखिए, मैं समझता हूँ कि नैब का जो असल काम है वो यही है। एक तो ठीक है कि उसमें सजा का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। आप देखेंगे कि जब ये नैब का लॉ बनाया गया था तो उसमें 2 प्रोविजन रखी गई थी। एक रखी गई थी प्ली बार्गेन की और एक वॉलंटरी रिटर्न की। वॉलंटरी रिटर्न के बारे में थोड़ा सा उस पर बहस होती रही और उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अगर एक गलत काम करता है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस करता है और वो अगर वो नुकसान पूरा कर दे तो उस पर कोई कदगन नहीं थी कि वो अपना ओहदा भी जारी रख सकता था और वो सजा याफ्ता भी जो है वो कंसिडर नहीं होता था। जबकि प्ली बार्गेन में जो है वो बेशक कोई अपनी लाइबिलिटी वो पूरी कर दे और वो डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन उस पे सेक्शन 15 के तहत
वो सजा याफ्ता ही कंसिडर होता था कि वो कोई भी पब्लिक का ओहदा लेने के लिए 10 साल की नाअहल होता था और कोई भी इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कर्ज भी नहीं ले सकता था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस वजह में, हम ये भी बताते चले ना शाह खवास साहब आपकी मौजूदगी में रहते हुए, क्योंकि इसमें लिखा जी प्रेयर में कि कीपिंग इन व्यू, जो इरफान नहीं मंगी साहब जो इस वक्त पिंडी के डीजी हैं, कि कीपिंग इन व्यू इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द प्ली बार्गेन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन नेमली मियां वसीम अहमद लकी अली में बी काइंडली अप्रूव्ड और read with consequences of section 15 of NAB ordinance 1999 in the interest of justice। तो क्या है ये section 15 of और क्या consequences हैं अगर पैसे वापस हो जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अच्छा इकदाम है जी। और यही क्योंकि जो भी आपकी प्ली बार्गेन है उसकी फाइनल अप्रूवल जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट देती है। तो मैं समझता हूँ कि डीजी नैब पिंडी ने बिल्कुल ठीक जो है रास्ता वो consequences क्या है section 15 of NAB ordinance की जो उसकी ये है कि अगर कोई बंदा अगर प्ली बार्गेन करके अपनी सारी लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दे, और वो तब होता है कि जब जो उसका प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल तक पहुंच चुका हो, तो उस सूरत में सिर्फ प्ली बार्गेन हो सकती है। लेकिन प्ली बार्गेन में कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या इस सूरत में जैसे आपने बताया है कि हाउसिंग सोसाइटीज अगर वो लोगों का नुकसान पूरा कर दे और नैब सेटिस्फाई हो जाए कि जितने भी मुतासरीन थे उनको अपना हक मिल गया है, तो वो फिर ऐसी एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट से कंकरेंस लेने के लिए ऐसा ही होता है। और लेकिन उसमें होता ये है कि वो जो उसके डायरेक्टर्स हैं या उसके जितने भी पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर है उस हाउसिंग सोसाइटी का, वो 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा लेने से जो है वो नाअहल हो जाता है और वो कोई भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज भी नहीं ले सकता। तो उन पे वो जो कदगन है सजा याफ्ता होने की, वो सेक्शन 15 कहती है कि वो उसके ऊपर रहेगी, वो सजा याफ्ता डिक्लेयर होगा, वो कंसिडर होगा गो कि वो जेल नहीं जाएगा। ये उसमें सेक्शन 15 का जो है मंशा ये है। और मुसद्दिक साहब ऐसे अगला सवाल यही है मुसद्दिक साहब आपसे भी कि मैं पूछना चाहूंगा कि आगे रोकने के लिए क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था इन्वेस्टिगेशन में कि जब 11 हाउसिंग सोसाइटीज आई, आरडीए से अप्रूवल नहीं था, एनओसी नहीं थी, तशहीर हुई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर तशहीर होती रही, तो ये तो चलता रहता है काम। अगर आज ये लकी अली है, कल कोई और हो, रिकवरी हो गई, इसको रोके किस तरह कि आम आदमी इस जाल में ना फंसे? मुस्तफा इकबाल साहब। सफान, ये आई थिंक इस पूरे प्रोग्राम का सेंट्रल लाइन क्वेश्चन आपने पूछा है जी। और दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, केस डिस्कस करना और केस की नटी में जाना There's something else, लेकिन कंक्लूजन ड्रॉन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेयरमैन साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने मिसालें कायम की हैं, तो आई थिंक ये मिसालें 2001-2 से शुरू हुई हैं, आज 20 साल हो गए। इन मिसालों को, जिस आप कह रहे हैं, कायम होना बंद कर देना चाहिए, अभी बहुत हो गया, इट्स इनफ नाउ। इसका बेसिक हाल ये है, सेक्शन 33C ऑफ NAO इज वेरी क्लियर, जो चेयरमैन को मैंडेट देती है कि आपके पास 7 रीजनल लैब्स हैं, आप 7 प्रिवेंशन कमेटीज बना दें, स्टैंडिंग प्रिवेंशन कमेटीज बनाएं जो कि डील करें सिर्फ सोसाइटीज के साथ। और वो क्या करें कि आप दो एजेंसीज को बुला लें, मार्केटिंग कंपनीज को बुला लें और रेगुलेटर को बुला लें। ये सारा तमाशा खड़ा करती है मार्केटिंग कमेटीज, मार्केटिंग कंपनीज। मार्केटिंग कंपनीज का बाद 40% प्रॉफिट होता है, जमीन होती नहीं है, वो मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, जिस तरह चेयरमैन ने खुद ही ब्रोशर के थ्रू प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन होती नहीं है, वो कर रहे होता है एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले अगर इन दो को पकड़ लें, मार्केटिंग कंपनीज कम्स इन अबैटमेंट और रेगुलेटर कम्स एज एन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। एक तो इस केस के अंदर भी जो है ना, आरडीए के ऑफिसर्स के खिलाफ ऑफिशियल मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और जो मार्केटिंग जिन्होंने की मार्केटिंग कंपनी, उनको अबैटमेंट के अंदर सेक्शन 9A-12 के तहत लाइन है नीचे। आप देखिए कैसे मिसाल कायम होती है, आरडीए वाले सारे सीधे हो जाएंगे। इसी तरह सीडीए को सॉर्ट आउट करें। जब तक आप प्रिवेंशन कमेटीज बना के इसको वहीं पे प्रिवेंट नहीं करते, ये लालची लोग ज्यादातर फंसते हैं इसमें, जो पैसे ज्यादा बनाना चाहते हैं। दूसरा, मजबूर लोग जो सर पे छत चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके इनको पैसा देते हैं और पता चलता सारा फ्रॉड हो गया। तो आज सैफान, इसका हल ये है कि आप NAO की पावर को यूज करें, 7 आपके पास रीजनल लैब्स हैं, 7 प्रिवेंशन कमेटीज बनाएं और इसको वंस फॉर ऑल इस चीज को खत्म करें। वरना ये जिस तरह आप बड़ा सही कह रहे हैं कि कमेटियां बनती रहेंगी, फ्रॉड होता रहेगा और नैब उनके पीछे भागता रहेगा,
तो मेरा ख्याल है इट शुड एंड हियर कि हम नैब शुड टेक द एक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रेजिम। नहीं तो सर ये तो फिर ये आप कह रहे हैं आरडीए पे होना चाहिए, लेकिन फिर ये तो नैब की लायबिलिटी है कि नैब को चाहिए था कि आरडीए के अफसरान के खिलाफ भी केस बनाती, इस केस को सिर्फ लकी अली तक नहीं रखती। देखिए लकी अली वाज बेनिफिशियरी, वो एक पोर्शन मुकम्मल हो गया, इफेक्टिव गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। आपका केस ऑफिशियली स्टिल स्टैंड्स अगेंस्ट द आरडीए। आरडीए वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने इसको मॉनिटर करना था, वो मार्केटिंग कमेटी जिन्होंने इसको मार्केट किया एक फेक चीज को, उनको आप पकड़ सकते हैं। ये दोनों अदारे पकड़े जा सकते हैं। मार्केट कमेटी भी अक्सर रजिस्टर्ड होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं बाय इनका रजिस्ट्रार होता है। इसी तरह आरडीए इज अथॉरिटी, जो ऑफिसर बेस्ट डेस्क का रिस्पांसिबल था आरडीए का, इस दौरान ये सारी उस सामने मार्केटिंग हुई। मैं ये सवाल खावर साहब से पूछूंगा, वो रेगुलेटर था जी। मैं खावर साहब से पूछूंगा कि इसमें अक्यूज और कौन कौन हो सकते थे और किस तरह केस को आगे लेके जा सकता था, और ये स्पेसिफिकली बात के आगे रोकने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 2 अरब रुपए की तकरीबन ये रिकवरी है, 1.95 बिलियन, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, और 8,500 से जायद इफेक्टिव हैं, तकरीबन 9,000 इफेक्टिव हैं, और 1990 से मामला चल रहा है। 1990 से यानी समझ लें 24 साल लगे या 20 साल लगे, 18 साल लगे। इस वक्त इसको इस 2018 के अंदर ये इंक्वायरी अप्रूव होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन की सूरत में जाती है। तो कितने सालों बाद ये मामला जाके पहुंचा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, और अब रिकवरीज होके अमाउंट वापस हो रही है। इस ब्रेक के बाद और सवाल हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने एक और हाउसिंग स्कैम, एक और जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ का जाल, और यानी एक नहीं 11 हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके साथ हमने देखा कि 8,517 लोगों का पैसा जो इस वक्त जमा पूंजी थी वो लगाई गई थी, और वो पैसा वापस लोगों को इस वक्त नैब इस वक्त दिलवा रही है। तकरीबन 1 अरब 95 करोड़ रुपए का जो अमाउंट बनता है टोटल, जो मुल्ज़िम है लकी अली, उनकी आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। दिस प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल अगर वो कुछ कहना चाहें, लेकिन ये एक रेफरेंस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस पर आज हम ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने जो इफेक्टिव होते हैं, यानी ये जो अवाम का पैसा होता है, इस बारे में आता कि किसका पैसा होता है और किस तरह से जमा होता है, जरा सुनते हैं, फिर इसको प्रोग्राम को थोड़ा डायमेंशन उस हिसाब से समझेंगे कि आगे किस तरह रोका जा सके इस मामले को। लेट्स हियर दिस। ये रुपया उन लोगों का था, उन यतीमों का था, बेवाओं का था, बेकसों का था, पेंशनर्स का था, जिनकी आंखों में ये ख्वाब था कि हमारा भी 2 कमरे का घर हो, हमारी भी बेटियां और हमारे भी बच्चे अपनी छत के नीचे रहें। आपने उनके ख्वाब बर्बाद की, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे। आपने पैसे लिए और उसके बाद आप नजर ही नहीं आ रहे हैं, आपके दफ्तर में ताला पड़ा हुआ। तो यही कुछ इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ हुआ। इसमें नेशनल गार्डन, डिफेंस वैली, दमियाल रोड, नेशनल टाउन, गिरजा रोड, न्यू इस्लामाबाद सिटी, डिफेंस एवेन्यू, सर सैयद टाउन, दमियाल रोड, दमियाल सिटी, सर सैयद गार्डन और नेशनल वैली शामिल हैं। ये आरबीएन की तरफ से जो अप्रूव हुआ, ये इस वक्त जो रीजनल बोर्ड है उस मीटिंग में 18/10/2019 को, और फिर 2020 में जो ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, 19/6/2020 का ऑर्डर है, जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ऑनरेबल जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस वक्त इस प्ली बार्गेन को अप्रूव किया। शेख हवा साहब, आप साथ हैं, तो ये बताइएगा कि मुस्तकबिल का लाएमल क्या होना चाहिए, ताकि ऐसे 8,517 और लोग ना खड़े हो जाएं कल को, और रोकने के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, और क्या इसमें अक्यूज आरडीए के अफसरान भी हो सकते हैं? देखिए सिफान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि जो क्रक्स ऑफ द मैटर ही यही है। देखिए बात ये है कि एक अखबार में इश्तिहार आ जाता है, जैसे अभी ब्रिगेडियर मुसद्दक अवासी साहब फरमा रहे थे कि वो मार्केटिंग कंपनी है, वो एक अखबार में बड़ा एक अट्रैक्टिव किस्म का इश्तिहार देते हैं जनाब के ओवरसीज पाकिस्तानी जो लोकल के लिए अपने घर का बनाने का बेहतरीन मौका या कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज का बेहतरीन मौका। तो वो जब इतने पब्लिसिटी उसकी होती है प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, और उसमें अच्छे जो है वो आप एक्टर्स और मॉडल्स को हायर करते हैं, तो लोग तो समझते हैं कि वाकई इतनी इसकी पब्लिसिटी हो रही है इस वसी पैमाने पे, तो उसमें हकीकत होगी। लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी जमा पूंजी उस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन साल हर साल तक वो उनको पता ये चलता है कि ये तो जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसका एनओसी ही इनके पास नहीं है। इन्होंने वो जो कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाइयां हैं वो ही अभी पूरी नहीं की, तो वो किस तरीके से ये हाउसिंग स्कीम अनाउंस या लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बात जो है गवर्नमेंट्स को ये मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का इश्तिहार जो कि किसी भी जुरिस्डिक्शन में आता हो, चाहे वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, चाहे वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रावलपिंडी डेवलपमेंट, मुल्तान
जो जितनी भी अथॉरिटीज हैं, उनसे पहले आपने परमिशन लें कि हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है, एनओसी हमारे पास है, उनका परमिशन का नंबर होना चाहिए कि ये उन्होंने ये अप्रूव किया हुआ है कि दे हैव कंप्लीटेड ऑल द टोटल फॉर्मेलिटीज टू अनाउंस एंड लॉन्च सच हाउसिंग स्कीम। तो उस पर मैंडेटरी होना चाहिए। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का एक डिपार्टमेंट है जो कि जितनी भी आपकी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं, वो जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं कि हमने ये फलां मुल्क में लोगों की या मैन पावर की जरूरत है, तो उसकी पहले वेटिंग जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से होना जरूरी है, क्योंकि वो पहले तस्दीक करती है अपने एम्बेसी से, अपने कम्युनिटी वेलफेयर अटैची से कि जनाब ये जो डिमांड वहां से बताई जा रही है जेन्युइनली डिमांड है। क्योंकि एक दफा जब इश्तेहार आ जाता है तो जितने भी लोग ख्वाहिशमंद होते हैं वो पैसे भी देने के लिए तैयार होते हैं, पैसे जमा करा देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कानून में, ज़ाब्तों में ऐसी तरमीम या ऐसा इजाफा होना चाहिए कि कोई भी ऐसी हाउसिंग स्कीम जिसका इश्तेहार दिया जाए, उसको उस वक्त तक इश्तेहार देने की इजाजत न दी जाए जब तक कि वो रेगुलेटर को या जो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है या डिपार्टमेंट है वो उसका एनओसी और मंजूरी ना दे। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बड़ी काबिल सताइश बात है कि नैब ने कॉग्निजेंस ली, उनसे क्लेमेंट से जो है वो उनकी लिस्ट इकट्ठी की और बड़े लंबे प्रोसेस के बाद उनको उनकी जमा पूंजी वापस मिल गई। लेकिन इसकी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है कि ये स्टार्ट ही क्यों हो। ये इसको वो कहते हैं ना कि एक बुराई को आप जब वो शुरू हो रही है उसी वक्त आपके पास ऐसे कानूनी पावर्स या ऐसे ज़ाब्ते होने चाहिए कि उसको आप मौके पे ही पकड़ दें और आगे ना बढ़ने दें। एग्जैक्टली। और मुझसे वैसे नैब पिंडी स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी रिकवरीज की हैं रिसेंटली। जो फेक अकाउंट्स केस हैं वो, ये हाउसिंग स्कैम हुआ और बड़े बड़ी रिकवरीज हुई हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस ब्यूरो की कारकर्दगी को, मुस्तफा इकबाल साहब? पिंडी नैब क्योंकि डील करता है बेसिकली ऑफ पंजाब और फेडरल के मामलों को देखता है, तो क्योंकि जो केसेस हैं स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के और वो ज़्यादातर इसी ब्यूरो में आते हैं, और फिर उसके अलावा क्योंकि ये फेडरल को भी लुक आफ्टर करता है और यहाँ पे 35 में हैं, तो उस लिहाज से इनका टारगेट काफ़ी बड़ा होता है, एरिया बहुत बड़ा ये कवर करते हैं एज फार एज वाइट कलर क्राइम इज कंसर्न। तो इस लिहाज से डेफिनेटली मंगी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर जनरल और उनका बड़ा होल्ड है इसके ऊपर, ग्रिप है। और बाय द टाइम नाउ अभी ऑलमोस्ट 20 साल गुजर चुके हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटर भी दे आर वेल सीजनड, वेल ट्रेंड, उनको पता है कि किस तरह से किसी केस को लेकर चलना है। एंड आई थिंक ओवरऑल सब ब्यूरोज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इवन आई वुड से इंक्लूडिंग सखर, जिसने तकरीबन 18 लाख रुपए की तो एक सिर्फ गंदम का केस किया था, जो कि बड़ा हमारा छोटे छोटे बच्चों में शामिल होता है। सखर इज़ अ वेरी न्यूली कमिंग अप हमारा ब्यूरो है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस पिंडी की बहुत अच्छी है। लेकिन जो शाह साहब ने बात की और आप भी बार बार बात कर रहे हैं, अवाम अन्नास से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप किसी सोसाइटी में अपना प्लॉट बुक करने जाएं तो उन्हें कहें कि एनओसी दिखा दें। वो आपको एनओसी नहीं दिखाएंगे, वो बड़े चालाक हैं, वो आपको एक लेटर दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने मिली भगत की होती है रेगुलेटर के साथ। टाउन प्लानर साहब उनकी मिली भगत होती है, और एक लेटर लिखा होता है कि जी योर एनओसी इज अंडर प्रोसेस, वहां से वो ले आते हैं और यहाँ से लेटर चला जाता है। नो अंडर प्रोसेस वो दिखा देते हैं आपको, दैट मीन्स कि इट्स अ फ्रॉड। एनओसी और चीज है एंड योर एनओसी अंडर देखिए अंडर प्रोसेस मीन इज समथिंग एल्स। आप एक दिन देखिए, पैसा कहते हैं कमाने के लिए अगर एक स्ट्रांग अकल चाहिए तो खर्च करने के लिए एक मन आपको अकल चाहिए। आप एक दिन वहां पर, दूसरे दिन आप आरडीए चले जाएं या सीडीए चले जाएं, वहां उनसे पूछें कि ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एनओसी को मिली है, कोई आपको बता देगा नहीं जी एनओसी नहीं है। उन्होंने बल्कि लिस्ट लगा रखी होती है वहां पे कि ये हमारी एनओसी इश्यू है, ये नहीं है। तो आई थिंक रेगुलेटर हैज टू प्ले इट्स रोल। और मेरा ख्याल है कि नैब इसके बाद जो 2001 या 2 के बाद कोई भी फ्रॉड होता है, या इसके बाद मैं कहता हूँ चेयरमैन नैब को चाहिए 2021 के बाद प्रिवेंशन कमेटीज बनाए, और जब भी कोई फ्रॉड होता है तो चेयरमैन नैब शुड क्वेश्चन दैट प्रिवेंशन कमेटी कि आपके रीजन में ये फ्रॉड हुआ, आप किधर थे? सही कह रहे हैं सर, ये प्रिवेंशन भी बड़ा जरूरी थे, आप इस नैब को जिम्मेदार बनाया, ये प्रिवेंशन ही बड़ा जरूरी है। मुस्तफा साहब मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपने ज्वाइन किया, शाह खवा साहब का जिन्होंने प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और इस अहम पैगाम के साथ और इस इंपॉर्टेंट स्कैम के साथ इसको कंक्लूड करेंगे जो तकरीबन 2 अरब रुपए की रिकवरी नैब पिंडी ने की है।
इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने हमने बेनकाब किया एक मेजर स्कैम को, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज 11 हाउसिंग सोसाइटीज के नाम के ऊपर अवामुन्नास को धोखा दिया गया, तकरीबन 8,500 से ज्यादा लोगों को। और फिर नैब रावलपिंडी ने किस तरह इस केस को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और फिर प्ली बार्गेन तक जो है इसको पहुंचाया, मंतकी अंजाम तक केस पहुंचा और 1 अरब 95 करोड़ रुपए की रिकवरीज हुई, जो कि इफेक्टिव्स को पैसा भी वापस मिलना शुरू हुआ। इस इंपॉर्टेंट केस पर और इस इंपॉर्टेंट अचीवमेंट प्रोग्राम किया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।